जय हिंद। यूपी आरओ के लिए विषयवार प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 31 से 35 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक प्रश्न को हम लोग आज समझने वाले हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, देख सकते हैं। निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? इसमें है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो जितने मौलिक अधिकार हैं उसको अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हम रिट कर सकते हैं, यानी रिट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार सही आंसर के साथ जाता है। अगले प्रश्न के लिए, निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है? तो संविधान का आत्मा किसे किया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। तो इसी को B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का ऋण अम्बेडकर साहब ने किस अनुच्छेद को कहा है, यह आप तब तक हमें बताइए। अगले प्रश्न के लिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, 33 और अनुच्छेद 226। तो बता दें कि अनुच्छेद 32 ही है जो कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिट करने का हमें अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कुल 5 तरह के रिट हैं, कुल 5 प्रकार के रिट हैं। यहाँ पे देखिए जो डी में दिया है अनुच्छेद 226, इससे भी हम रिट कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए 226 का उपयोग करते हैं, अनुच्छेद 226 का। इसमें कुल 5 तरह के रिट हैं जिन्हें आम आदमी मूल अधिकार को लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसमें पहला जो रिट है यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हार्पस कार्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हार्पस कार्पस कहते हैं। और यह हमें अधिकार देता है, नागरिकों को अधिकार देता है कि अगर उसे बंदी बना लिया गया है किसी के भी द्वारा, चाहे वह संविधान के अंतर्गत कोई संस्थान हो, जैसे पुलिस विभाग है, वह आपको बंदी बना लिया है, तो आपको प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष बाहर आने का अधिकार देता है। और आपको 24 घंटे से अधिक तक किसी भी थाने में बंदी नहीं बनाया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट में ले जाना यहाँ पे ज़रूरी है। और यही जो 32 का जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हमें यही अधिकार देता है कि हमें जो है जल्द से जल्द कोर्ट में ले जाने का अधिकार मिलता है, ताकि हम अपनी बातों को वहाँ पे सुना करके हम अपना कानून की तरह से न्याय प्राप्त कर लेंगे। दूसरा है परमादेश। परमादेश को कहते हैं मेंडेमस। देखिए परम आदेश इसमें लिखा है, जब इसको तोड़ के कर लिखेंगे संधि विच्छेद के अंतर्गत, तो यह आएगा परम आदेश। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है परम आदेश देगी, यानी ऐसा आदेश देगी जिसे नकारा नहीं जा सकता है। और इस आदेश को सब मानेगा, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह संवैधानिक कोई भी संस्थान हो। तो यहाँ पे आदेश दिया जाता है किसको? तो जितने भी संविधान के अंतर्गत आने वाले संस्थान हैं उनको आदेश का पालन करना होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा है, सरकारी व्यक्ति है, सरकार का व्यक्ति है या किसी ऑफिस में है, वह अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर परमादेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, तो वह उसे अधिकार देता है कि वह सही से काम करे और इसका रिपोर्ट भी करता रहे। तीसरा जो इसमें रिट है यह है अधिकार परीक्षा, जिसे को आरंटो कहते हैं, अधिकार परीक्षा। तो जो भी परम आदेश है और अधिकार परीक्षा है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक साथ दोनों को पढ़ जाते हैं।
अधिकार परीक्षा में है कि अगर कोई कार्यालय का अधिकारी है जो कि गलत कर दिया है, जो संविधान में या उसके अंतर्गत या उसके पावर के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन वह भी उसके बाहर जाकर कोई ऐसा मतलब कि कुछ उलट कर दिया है, तो उसको यहाँ पे पूछा जाएगा, अधिकार पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से यह काम किए हैं। तो यह अधिकार परीक्षा यानी को वारंटों के अंतर्गत आता है। अब अगला है उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं सर्टियरी, उत्प्रेषण और इसे कहेंगे सर्टियरी, और एक होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध होता है। देखिए इसमें लिखा है सर्टियरी से सी हो गया और यहाँ से पी, ठीक है। तो जितने भी पीसी हैं इसको एससी के साथ क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन दोनों का उपयोग डायरेक्ट करता है और अपने निचले जो सेशन होते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया या सेशन कोर्ट हो गया, जो जिला न्यायालय होते हैं, उनके लिए आदेश जारी करता है उत्प्रेषण और प्रतिषेध को। तो उत्प्रेषण से क्या है कि यहाँ पे जो भी मामले होते हैं, जो भी निचले कोर्ट में मामले चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसे उत्प्रेषण कराया जाता है कि जितने भी मामले चल रहे हैं वह हमारे यहाँ भेज दिया जाए, वह ऊपर यानी ऊपरी न्यायालय में भेज दिया जाए, उसे कहते हैं सर्टियरी। जबकि प्रतिषेध में यह निचले न्यायालय को मना कर देता है कि जब तक पूरी बात मतलब शामिल न हो जाए तब तक इस पर निर्णय न दिया जाए, इस पर सुनवाई वगैरह न किया जाए। तो इस तरह से 5 जो अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को 32 अनुच्छेद के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमने अभी आपसे प्रश्न पूछा था कि बाबा साहब ने रीढ़ यानी बैकबोन किसको कहा है, किस अनुच्छेद को, तो वह है आर्टिकल 19, आर्टिकल जो है 19 है, जो कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आप देखिए कि अगर आपके पास बोलने की आज़ादी नहीं है तो आपके पास कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा। आप जो है लेटे हुए जैसे हैं या झुके हुए हैं, बिल्कुल उस तरह से आप व्यवहार करेंगे। और इसी तरह है कि अगर आर्टिकल 19 हमारे संविधान नहीं है तो हमारा देश अब जो है खड़े होकर नहीं चल सकता है, वह एक तरीके से बूढ़ा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के लिए, भारत में से निम्न में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसको जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर व्यक्ति को स्वतंत्र करना है तो यहाँ पे किसका रिट जारी करना पड़ेगा? देखिए इसमें एक है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अगर व्यक्ति से संबंधित कौन है, इसमें हमने आपको पिछले अभी बताया है रिट के बारे में, उसी में था। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें सीधे व्यक्ति के बारे में है, व्यक्ति के स्वतंत्रता के बारे में है। यहाँ पे व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया जाता है तो उसको स्वतंत्र करने के लिए अधिकार जो दिए गए हैं वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएंगे। अगले प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ पे इसे समझ सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बताया जाता है कि हमें शरीर चाहिए, मतलब कि ये इसका अर्थ है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ सीधा सीधा हमें शरीर चाहिए। परम आदेश मतलब हम आदेश देते हैं किसको, किसी भी सरकारी व्यक्ति को, किसी भी सरकारी अधिकारी को। प्रतिषेध जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे हाई कोर्ट है तो उसके लिए अधीनस्थ न्यायालय, सेशन कोर्ट है, जिला न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट है, और अन्य जितने भी सेशन या जिला न्यायालय हैं। तो प्रतिषेध में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए लेख लिखा जाता है कि वह जो निचले अदालत में जो चल रहे हैं मामले उस पर अभी तक लामबंद कर दिया जाए। उत्प्रेषण मतलब कि पूर्णतया सूचित करिए, जितने भी मामले जो भी चल रहे हैं उसको ऊपरी कोर्ट में पूरी जानकारी को, अपने कागजात को वहाँ पे भेजिए और उनको बताइए क्या क्या समस्या है। अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अधिकार से आपने कोई भी काम किया है, या सरकारी व्यक्ति से या किसी ऑफिशियल ऑफिस वाले व्यक्ति से, ऑफिसर से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अब देखिए क्या है कि अब इंग्लिश में सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं।
अब आपको इंग्लिश में भी इसे जानना पड़ेगा। देखिए आप समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, यहाँ बॉडी मतलब शरीर होता है, मैंने बताया कि शरीर चाहिए। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए हो गया कि टू हैव द बॉडी ऑफ। अब परम आदेश, परम आदेश मतलब कि हम आदेश देते हैं। वी कमांड, वी कमांड, वी मतलब हम, कमांड मतलब कि आदेश देते हैं। देखिए इसके लिए यह बिल्कुल सुमेलित है। प्रतिषेध मतलब कि टू बी सर्टिफाइड, प्रतिषेध मतलब कि टू बी सर्टिफाइड। और अधिकार अपेक्षा क्या है, बाई व्हाट अथॉरिटी। देखिए अधिकार की बात यहाँ की गई है, तो अधिकार जो है अथॉरिटी से होता है संबंध। तो यहाँ पे देखिए डी भी सही है, लेकिन सी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रतिषेध का जो होता है वह टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है, बल्कि उसे जो है मना कर देता है जो ऊपरी न्यायालय है, निचले न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, कि जितने भी मामले चल रहे हैं उस पर सुनवाई न किया जाए। तो अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसके कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे शक्तियों के अंतर्गत आना चाहिए और रिट जारी करता है, तो उसे हम कहते हैं मैंडेमस। मैंडेमस मतलब कि किस, ऐसे कहते हैं इसी को परम आदेश, कि किस अधिकार से यह कर रहा है, या मतलब कि उसको आदेश दिया जाएगा, मैंडेमस परम आदेश दिया जाएगा। तो वही कहा जाता है कि जितने आपके पास शक्तियां हैं उतने शक्तियों का ही आप प्रयोग करें। ठीक है, तो अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, मिलाना है। आपको बताना है कि यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इसे आपको बताना है। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत 17 में है, 18 में उपाधियों का अंत है, तो यह बिल्कुल ए सही है। बी है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यह जो बी वाला है यह 32 में है, न कि 23 में है। और 32 में ही है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसी के संबंधित यह अनुच्छेद है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है, और 26 में जो है धर्म के प्रबंधन की बात की गई है। 27 में जो टैक्स सरकार जो है किसी भी धर्म से ऐसे नहीं ले सकती है बिना नियम कानून के बनाए। और 28 में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म और अपने उसको धर्म को मतलब उपचार करने के लिए या उसे प्रबंधन करने के लिए कोई संस्थान वगैरह संचालित कर सकती है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वे अपने भाषा और लिपि के आधार पर उसे संरक्षित कर सकते हैं, और उसको संरक्षण करने के लिए 30 के अंतर्गत वे संस्थान वगैरह भी संचालित कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे है कि कौन सूची जो है दूसरे सूची से सुमेलित है। ए है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किससे सम्मिलित है, आपको बताना है। इसमें से मिनर्वा मिल्स केस, संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का अनुच्छेद 42वां संशोधन, केशवानंद भारती केस। तो देखिए मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो इसमें है यह आप देख सकते हैं अनुच्छेद 23 में है। जितने मौलिक कर्तव्य है वह 23 में है। और 23 में क्या है कि बलात् श्रम और बेगारी से संरक्षण है, या उसमें जो भी शोषण के विरुद्ध संरक्षण यहाँ पे प्राप्त होता है अनुच्छेद 23 और 24 से। तो यहाँ पे ए वाला जो है बी 2 के साथ सुमेलित होता है। अब बी वाला जो है किससे है यहाँ पे देख लेते हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह किससे मिला है, तो यह अनुच्छेद यह 3 संविधान के 42वां संशोधन, जिसमें वो क्या नाम था उनका भारतीय नाम है, उस टाइप से है, अभी भूल रहे हैं। ठीक है, तो यह है। फिर मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है यहाँ पे केशवानंद भारती,
केशवानंद भारती के द्वारा हमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया जाता है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का विरोध, इंसानों के अनैतिक व्यापार का विरोध जो है यह अनुच्छेद 2 में है। जरूर कि एक बार फिर से इसे मिला लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ गलत हो सकता है। तो देखिए यहाँ से फिर से इसको मिलान करते हैं और देखिए इंसानों के अनैतिक व्यापार का जो संबंध है अनुच्छेद 23 से संबंध है। इसमें ही है बलात् श्रम या बेगारी से संरक्षण है। और मूल ढांचे का जो सिद्धांत है केशवानंद भारती के द्वारा दिया गया और संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह अनुच्छेद जो है यह 42वां संशोधन के द्वारा इसे दिया जाता है। और मौलिक कर्तव्य जो है मिनर्वा मिल्स केस के अंतर्गत हमें प्राप्त है। इसके बारे में कुछ संशोधन वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। पोस्टमार्टम किस अधिकार को कहा गया है? पोस्टमार्टम जो है किस अधिकार को कहा जाता है यहाँ पे आपको बताने हैं। इसमें जितने भी 5 रिट हैं उसी में से एक आता है। और सुप्रीम कोर्ट पुनर्निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है या उसका निरीक्षण कर सकता है? अगले प्रश्न के लिए किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार देती है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार देती है तो यह है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती से मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक शर्त जोड़ दिया गया कि जो भी मूल अधिकार का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कालक्रम भी दिखाया गया है। यहाँ पे इसे भी समझ सकते हैं कि कौन सा कब आया था। देखिए A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यह जो है मूल अधिकार से संबंधित है, 1950 में आया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, और मिनर्वा मिल्स जो है 1980 में। यह मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों के लिए कालक्रम दिखाया गया है। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। अनुच्छेद 31 में, जो कि हमने अब नहीं पढ़ाया लेकिन उसमें लिखा है अनुच्छेद 31, ये संपत्ति का अधिकार है। यहाँ से इसको हटा करके 300 क में रखा गया है, 300 क में रखा गया है। और 19 के 6 में, 19 के अनुच्छेद 6 में भी संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो इन दोनों जगहों से हटा करके अब 300 क में इसे लगा करके इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, पहले था वैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार। इसमें दोनों C और D दोनों इसके लिए उचित उत्तर यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने बताया कि पोस्टमार्टम किस अधिकार को कहा गया है। तो जो अधिकार परीक्षा है, जिसे हम को आरंटो कहते हैं अंग्रेजी में, वह पोस्टमार्टम है। क्योंकि अधिकार परीक्षा से किसी भी अधिकारी से पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यह काम किए हो, तो एक पोस्टमार्टम की तरह यहाँ पे लिया जाता है। उसमें खोद बिदोड़ किया जाता है कि किस तरीके से आपको यह अधिकार मिला यह काम करने के लिए। हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को बदल सकती है। यह किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो यह 137 के अनुच्छेद से अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के लिए कथन में दिया गया है 44वां संशोधन। 44वां संशोधन जो है 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। इस समय जो मोरारजी देसाई PM थे, कथन सेकेंड में संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में 301 के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। 312 में यह चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत है। और 301 का अनुच्छेद यहाँ पे सही है और यहाँ विधिक अधिकार भी यहाँ पे बना हुआ है। तो एक और कथन एक यहाँ पे सही है, केवल एक कथन यहाँ पे सही होता है। तो इसलिए
यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ इसका आंसर जाता है। अगले प्रश्न के लिए, अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। बिल्कुल नहीं, 300 का जो है वह संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, न कि 301। संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल यह एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, यहाँ मूल अधिकार इसमें नहीं होता है। अगला है कि संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार 44वें संशोधन के अंतर्गत स्थापित कर देती है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे यह जो है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही है। देखिए पहले तो बात है, यहाँ पे कांग्रेस सरकार ही नहीं किया था, और यह भी सही है, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर के साथ जाता है। अगले प्रश्न के लिए प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं है। संविधान में इसे अधिकार नहीं दिया गया है। तो समान आवास का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो बिल्कुल धर्म पालन करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 से मिलता है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 से मिलता है, और इसके 14 के साथ भी एक साथ पढ़ते हैं तो यह मिल जाता है, और स्वतंत्रता का अधिकार हमें 19A के अंतर्गत मिलता है। लेकिन समान आवास का अधिकार जो मोदी जी दे रहे हैं हमें, यह इसमें नहीं आता है, बल्कि ये DPSP में है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, जिसमें लिखा गया है कि सभी व्यक्तियों को समय के अनुसार अगर आवास नहीं है तो उन्हें घर मुहैया कराया जाए। तो ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के लिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो किसी देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, यह 19 के किससे संबंधित है। तो 19 के 5 से संबंधित है, या ई से बोल सकते हैं, यह संबंधित है। लिंग समानता का अधिकार बिल्कुल अनुच्छेद 16 से है, अनुच्छेद 16 में है। सूचना का अधिकार जो कि 2005 में आया था, यह तो बाद में आया, और यह जो है एक संवैधानिक अधिकार है। यह जो है संविधान में नागरिकों को अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ही अधिकार दिए गए हैं। हमें सारे अधिकार से, सेना से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, गुप्त सूचनाएं हैं, वह हमें अधिकार नहीं मिलता है सूचना का। अगला है डी का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी हमें है 23 और अनुच्छेद 24 से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सूचना का अधिकार गलत है, और सही आंसर के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की जो अधिकार का उल्लंघन होता है। बिल्कुल यहाँ पे यह बात सही है। हमें किसी को भी वाक् यानी जो 19 का ए है, हमें बोलने की स्वतंत्रता वह नहीं रह जाएगी। अगर हम बाध्य कर देंगे कि आपको राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाना ही है, तो यहाँ पे वाक् और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उल्लंघन होता है। अगला है कि इसमें अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो आप इसमें कहेंगे कि इसमें धर्म की बात क्या है। इसमें तो राष्ट्रगीत है, यह राष्ट्र के लिए गीत है, और इसमें सब लोग गाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रगान गा सकते हैं। राष्ट्रगान गाने के लिए हम एक बार नियम को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत को नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भारत माता शब्द है, और माता जो है हिंदू शब्द है, और हिंदू के लिए यूज होता है, क्योंकि भारत माता मतलब माता जो है मुस्लिमों के लिए नहीं है। तो उनका जो धर्म है वह माता कहने के लिए उन्हें बाध्य हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे उनके अंतःकरण और धर्म की जो स्वतंत्रता है यहाँ पे उल्लंघन होता है। तीसरा है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। अब और ये भी हमारे पास बिल्कुल सही बात, हमारे पास कोई कानून नहीं है कि हमें इसको मानना ही है, या इसके लिए कुछ शर्त वगैरह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है सही होते हैं, और तीनों ऑप्शन इसके लिए उपयुक्त हैं।
अगले प्रश्न के लिए उन मौलिक अधिकारों का चयन करिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो देखिए इसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको सबसे पहले बता दें कि कौन कौन से अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये जितने 5 अनुच्छेद हैं यह केवल और केवल भारतीयों के लिए ही मतलब कि अधिकार हैं। इसको केवल भारतीय प्राप्त कर सकते हैं, विदेशी प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत है, तो यह बिल्कुल भारतीयों के लिए है। कानून के समक्ष समता, यह जो है अनुच्छेद 14 में है। तो देखिए यहाँ पे 14 तो है नहीं, इसलिए यह यहाँ पे नहीं शामिल होगा। अल्पसंख्यक का अधिकार जो कि 29 में है और यहाँ पे यह भी इसमें आता है, तो यहाँ पे भी है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, यह अनुच्छेद 21 में है, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो यहाँ पे 2 है और 2 इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अनुच्छेद ए मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3, देखिए यहाँ पे 1 और 3 यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर के लिए उपयुक्त है। अगले प्रश्न में निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मतलब यही बात है जो 19 हमने बताया कि 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है भारतीयों के लिए ये मूल अधिकार प्राप्त है। देखिए विधि के समक्ष समता का अधिकार, यह 14 है, तो 14 इसमें है नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है किसमें है, तो यह 19 में है, तो 19 भी यहाँ पे नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह भी इसमें ये वाला इसमें आ जाएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें नहीं है। तो यहाँ देखिए कल लिखा है कि मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार। तो यहाँ देखिए मेन यहाँ पे इसी को ले लेते हैं, एक ही पूछ रहा है यहाँ से कौन इसमें नहीं है, इसमें तो कई हो जा रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि अनुच्छेद जो एक ए है ऑप्शन अनुच्छेद 14, यह बिल्कुल मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि केवल भारतीय लोग को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, बोलने का अधिकार, और प्राण दैहिक स्वतंत्रता जो है भारतीयों के लिए है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी यहाँ पे भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर यहाँ पे बताना है, और इसे बताना है कि कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, मतलब सबको उपलब्ध नहीं है। कौन कौन है, तो विधि के समक्ष समता या समानता, तो यह बिल्कुल नहीं है, यह 14 अनुच्छेद है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो यह 15, 16 था ना, 15 और 16, तो 16 में है भेदभाव, 16 में है भेदभाव का अधिकार जो है हमें मिला हुआ है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 19 से है, तो यह भी इसमें शामिल है। और चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल भारतीयों को ही है, बाकी अन्य किसी को नहीं है, इसलिए 2, 3 और 4 सही ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। इसमें क्या है कि भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है, तो वह किसके किसके चीज़ के लिए हकदार हैं या उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो यह है कि उन्हें शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन करने का अधिकार है, तो यह बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संरक्षण समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, कर सकते हैं, और यह तो सही है लेकिन कर देते हैं यह उचित यहाँ पे नहीं है। वह अपने हिसाब से 2 लोग को मनोनीत करना होता है, और यह जो लोकसभा में वो भी ख़त्म हो गया है। 2019 में एक बिल लाया गया था और उस बिल से इसे ख़त्म कर दिया गया कि अब जो है एंग्लो इंडियन रह नहीं गए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे मनोनीत नहीं कर सकते, लेकिन राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं जो उससे संबंधित हो। तीसरा है, यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल।
अगर जो भी अल्पसंख्यक में है तो उनको यह 15 पॉइंट जो पीएम के द्वारा चलाया जाता है उसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन सही है जो कि सी के साथ चला जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद के किस समय पारित किया गया, किस सन में पारित किया गया? तो ऑप्शन 1971, 1976, 1979 और डी 1981 में। ऑप्शन जो है 1986 में है, जो कि 42वां संशोधन जब हो रहा था तो उसी में इसको भी शामिल किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन यहाँ पे पारित कर दिया गया। जोखिम भरे, जितने भी जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, किस अनुच्छेद से या किसके द्वारा अनुच्छेद किया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 24 में इसको निषिद्ध किया गया है, इसको मना कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 10 दिसंबर 1996 को एक निर्णय दिया कि 14 साल के बालकों को शिक्षा का अधिकार है, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी इसे शामिल किया गया, इसलिए यहाँ पे डी में उपयुक्त सभी के द्वारा यह बिल्कुल उपयुक्त आंसर होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये बताइए कि अल्पसंख्यकों के लिए जो 15 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए वह पीएम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए जो उस समय थे, तो किस सन में यह 15 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था? आप यह बताते चलिए। और सेवा का अधिकार कब लाया गया? सेवा का अधिकार भी है वह कब लाया गया, इसे भी आप प्रश्न में शामिल करते हुए इसका आंसर लिखिए। देखिए, पूर्ति करना है कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है। क्या चीज़ बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसा मनुष्य बिना परछाई के है। इसमें कोई चीज़ है जो कि विश्वास, नैतिकता, अधिकार, कार्य, इसमें से कौन सा है जो कि कर्तव्य के उसी प्रकार है जो कि मनुष्य बिना परछाई के? तो यहाँ पे जो अधिकार है मनुष्य के पास वह बिना, यानी अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे बिना परछाई के मनुष्य हैं। यहाँ पे अधिकार सही होता है, सही होना चाहिए। तो हमने बताया कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम है वह प्रधानमंत्री के द्वारा कब लाया गया था? तो वह 2006 में लाया गया था 15 सूत्री कार्यक्रम। 2006 में 15 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। और सेवा का अधिकार कब आया? तो यह 1991 में सेवा का अधिकार यहाँ पे आया है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। अधिकार व्यक्तिगत है, समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य मत तोड़, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए अधिकार है लेकिन आप में भी कुछ कर्तव्य हैं समाज के प्रति, नैतिकता अगर जीवन जीते हैं तो। डी है कि राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य है न कि अधिकार। तो देखिए, यहाँ पे कर्तव्य भी आपको हैं और अधिकार भी हैं, दोनों दिए गए हैं, तो ये दोनों का सह संबंधित अस्तित्व है भारत में। देखिए, जितने अधिकार हैं यह मूल अधिकार दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच तक है, जबकि डीपीएसपी में कर्तव्यों की बात की गई है जो 51A के अंतर्गत शामिल किया गया है और 1976 में इसे 42वें संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इसमें से कौन सही है बताने हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। नहीं, राज्य के दावे नहीं है, यह नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, देखिए कहीं लिखा होगा अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, बिल्कुल यह सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये केवल नागरिकों के दावे हैं, राज्य के विरुद्ध है। भी राज्य हमें अधिकार नहीं देना चाहता है कि हम अपने मन से बोलें किसी के बारे में जो उसका उल्लंघन करें या किसी के बारे में हम प्रतिक्रिया दें। वह चाहता है कि यहाँ पे हमारी सत्ता बरकरार रहे, हम जैसा चाहें वैसा लोग करें। तो अगला प्रश्न है, सेवा का अधिकार अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है? मतलब हमें सेवा का अधिकार है, हम भारत के लिए, अपने देश के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी के लिए हम अपने सेवा दे सकते हैं, वो भी मुफ्त में। तो इसे कोई गरीब है, हम उसकी सेवा चाहते हैं तो हम सेवा का अधिकार रखते हैं, हम सेवा दे सकते हैं।
कोई अस्पताल में है, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल हमें सेवा का अधिकार है। और यह किस देश से संबंधित है या किस संबंध में देश में सबसे पहले लाया गया था? यह जो है ग्रेट ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में ही यह लाया गया था। ठीक है, और यह कब लाया गया था? तो 1991 में सबसे पहले ब्रिटेन में लाया गया था। लेकिन भारत में सबसे पहले कब आया? तो सबसे पहले 2010 में इसे एमपी ने यानी जो मध्य प्रदेश है उसे इसे अपने राज्य के लिए लागू किया। सेवा का अधिकार देखिए कितना अच्छा है, इसे सभी लोग को जानना चाहिए। तो यह जो है लास्ट प्रश्न था, और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है या कोई सुझाव है तो ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।